अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। अगर आप लोग पाकिस्तान के चैनल्स देखते हैं और अखबारात पढ़ते हैं तो आपको बखूबी इसका इल्म होगा कि आजकल पीटीआई पर पाबंदी लगाने का बयानिया बहुत ज़ोर शोर से उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये ट्वीट देखा कि फितना पार्टी पर पाबंदी की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी गई है। और इससे पहले आपको इल्मी होगा कि बलूचिस्तान की असेंबली से पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद मंजूर करवाई जा चुकी है। बलूचिस्तान असेंबली के बारे में तो आप जानते ही हैं कि उसका तो बिल्कुल ये हाल है कि सरे आईना कोई और है, पसे आईना कोई और है। लेकिन इसमें एक दुख की बात ज़रूर है कि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी होने का दावा करती है, महज दावा, क्योंकि कोई भी जमहूरी पार्टी किसी दूसरी बड़ी जमहूरी पार्टी पर पाबंदी लगाने का सोच भी नहीं सकती, क्योंकि उसे ये बखूबी इल्म होता है कि ये अवाम का हक़ है, ये वोटरों का हक़ है कि वो किसी जमात को हुकूमत में लेकर आएं और किसको मुस्तरद करें। ये किसी मुंतखब असेंबली का काम नहीं है। कल पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस था, यानी पीपल्स पार्टी को कायम हुए तश्कील पाए 57 बरस हो गए। और इसके पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी यौम तासीस के मौके पर ये कहते हैं कि लाठी से या बातचीत से सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। ठीक है, बातचीत से तो सियासी इस्तेहकाम ज़रूर लाइए, लेकिन ये लाठी की बात यहाँ पर आई ही कैसे? कोई जमहूरी हुकूमत लाठी की बात किस तरह से कर सकती है? लाठी सरकार कौन है? लाठी कौन मारता है? क्या पीपल्स पार्टी ये नहीं जानती? और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं, उन्होंने एक अमन आमा की सूरत हाल पर एक इजलास में बाकायदा बहुत ही संजीदा सा और बड़ी परेशान सा चेहरा बनाकर ये कहा कि ये एक जत्था ग्रुप है, ये एक जत्था पार्टी है। ये जब से हुकूमत से अलग हुई है, यानी जब से इसकी हुकूमत गिराई गई है 9 अप्रैल 2022 में, तब से इसने 4 मरतबा इस्लामाबाद पर चढ़ाई की है। तो वज़ीर आज़म साहब, आप ये इस्लामाबाद पर चढ़ाई किसे कहते हैं? 4 मरतबा जिसे आप कहते हैं कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई की है, वो किस लिए की है? पीटीआई का हुकूमत से निकलने के बाद सिर्फ एक ही मुतालबा रहा है कि आप असर नौ इंतखाबात करवा दीजिए और फिर अवाम जिसको भी मुंतखब करें वो हुकूमत में आ जाएं। लेकिन क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात तो बहुत दूर की बात है। आपने तो वक्त पर भी इंतखाबात नहीं करवाए, वो भी कई महीने गुजरने के बाद करवाए। और इस दौरान ये कोशिश की जाती रही कि किसी न किसी तरह पीटीआई पर या तो पाबंदी लगा दी जाए और या फिर उसे इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया जाए। लेकिन खैर, क्योंकि आईनी तौर पर यह मुमकिन नहीं था कि किसी भी सियासी पार्टी को आप इलेक्शन से दूर रख सकें, तो लिहाजा उसका जो शिनाख्ती निशान था पार्टी का, उसको ले लिया गया। बहरहाल पीटीआई ने फॉर्म 47 की हुकूमत को बिल्कुल तस्लीम नहीं किया। इसके बावजूद उन्हें जितनी भी नशस्तें मिली वो आकर पार्लियामान में बैठे। फिर उन पर दूसरा हमला ये किया गया कि उनकी जो मखसूस नशस्तें थीं वो भी उन्हें नहीं दी गईं। ये जो आप कह रहे हैं कि ये सियासी पार्टी नहीं है, ये जत्थे हैं जो चढ़ाई करते हैं बार बार इस्लामाबाद पर, तो ये फरमाइए कि जब आप तमाम रास्ते बंद कर देंगे, आईनी और इंतखाबी रास्ते, तो फिर वो पार्टी कहाँ जाए? अदालत में जाएगी। तो अदालत में भी आपने अब अपनी मर्ज़ी की अदालतें कायम कर लीं, लिहाजा वहाँ भी उन्हें इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इलेक्शन कमीशन में भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका है। तो फिर उन्हें मजबूरन सड़कों पर ही आना पड़ेगा, क्योंकि एहतजाज करना और मुजाहरा करना उनका आईनी हक है। इसको आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई हरगिज़ नहीं कह सकते। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, आपको ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला करके आप खुल्लम खुल्ला अपनी इंतखाबी शिकस्त का एतराफ़ कर रहे हैं, क्योंकि आप इंतखाबी मैदान में मुकाबला कर नहीं सकते, लिहाजा उन्हें निकाल बाहर करें। लेकिन किसी पार्टी को इंतखाबी अमल से दूर करना ये आपका मैंडेट नहीं है।
یہ فیصلہ عوام کو کرنا ہے، قوم کو کرنا ہے کہ وہ کس جماعت کو ووٹ دینا چاہتی ہے اور انہیں اقتدار میں لانا چاہتی ہے۔ آپ اگر پی ٹی آئی پر پابندی لگوانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس پارٹی کے جو سیاسی کارکن ہیں، جو ان کے حمایتی ہیں، جو ان کے ووٹرز ہیں، آپ ان سے ان کا حق چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ کو ایسی گفتگو زیب بھی نہیں دیتی۔ پچھلے 70 برس سے یہی کچھ تو ہو رہا ہے اور آپ اب بھی چاہتے ہیں کہ ویسا ہی ہوتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بیانیہ بھی چل رہا ہے اور وہ یہ کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج نافذ کر دیا جائے، کیونکہ وہاں پر حالات خراب ہیں اور دہشت گردی کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں، اور جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ پوری طرح اس پر توجہ نہیں کر رہے اور وہ زیادہ وقت اپنی سیاسی سرگرمیوں میں گزارتے ہیں۔ تو اگر آپ اس وجہ سے گورنر راج لگانا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا میں، تو بلوچستان میں گورنر راج کیوں نہیں لگواتے؟ وہاں کے حالات خراب نہیں ہیں؟ بلوچستان کے حالات تو ہمیشہ سے خیبر پختونخوا سے کہیں زیادہ خراب رہے ہیں اور ہیں، تو وہاں پر گورنر راج کی بات کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ضرور لکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔